नमस्कार। मैं राकेश शर्मा। आज रोहिणी कोर्ट में मैं आया और मैंने यहाँ बहुत लोगों से बात की, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट डिफरेंट मुद्दों पे। और उसी सिलसिले में मैं मिला यहाँ एडवोकेट सत्यनारायण शर्मा जी, जो 2012 से 2014 तक यहाँ जनरल सेक्रेटरी भी रहे एसोसिएशन में। और मैं उनसे बात करूँगा वकीलों के वेलफेयर के मुद्दों को लेकर के। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी लोगों की अपनी अपनी कुछ ओपिनियंस हैं और कुछ मुद्दों को लेकर के बड़े डिफरेंसेस भी हैं। तो मैं सीधा सत्यनारायण शर्मा जी के पास आ रहा हूँ। शर्मा जी नमस्कार। मैं जानना चाह रहा हूँ कि रोहिणी बार एसोसिएशन के इलेक्शंस ड्यू हैं, तो सुना है मैंने कि आप भी इलेक्शन में कंटेस्ट करने आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इलेक्शन कब तक होने की उम्मीद है? सर वैसे तो इलेक्शन कोरोना से पहले फुल स्विंग पे चल ही रहा था और लॉकडाउन होने की वजह से इलेक्शन भी एक तरह से स्टॉप हो गया था। 3 दिन ही बचे हुए थे ऑलमोस्ट, सिर्फ डेट ऑफ पोलिंग और पोलिंग ही होनी बाकी थी। बाकी सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। अब हाई कोर्ट ने वो सब बैन लिफ्ट कर लिए हैं, तो अब इलेक्शन कमीशन ने भी शायद एक मीटिंग करके और हाई कोर्ट के पास में प्रपोजल भेज दिया। उसमें बीएमसी ने कुछ मॉडलिटी डिसाइड करनी है। तो उम्मीद ये है कि अप टू द एंड ऑफ दिस मंथ और अप टू द स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो मैं होपफुल हूँ कि शायद इलेक्शन हो जाएगा। कोई ऐसा तो नहीं कि जो प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन है वो लोग कुछ अड़चन कर रहे हो कि इलेक्शन अभी डिले हो? सर देखो, प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में तो कहना, मैं ज़्यादा कमेंट पास नहीं करूंगा, बट मैं इतना सा ज़रूर कहूँगा कि वंस इलेक्शन कमीशन हैज़ ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर मैनर्स में एग्जीक्यूट होना चाहिए। सिर्फ डेट ऑफ पोलिंग ही एक तरह से डिसाइड होनी है, वही फाइनल करके इन्होंने बताना है। कैंपेनिंग पहले हो चुकी है, सब कुछ पहले हो चुका है, तो उसी के ऊपर हम रहें तो ज़्यादा बेटर है। पीके दास की जजमेंट हाई कोर्ट ने पास कर रखी है, उसमें क्लियर कट डायरेक्शंस हैं, उन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही इलेक्शन होना चाहिए। जी। अच्छा, एक मुद्दा बड़ा अहम है सीएम वेलफेयर फंड का। उसमें कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, उसके बाद वो लिंक बंद हो गया। उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो और एडवोकेट हमारे बंधु रह गए हैं उनको उसमें मरहूम है, वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको पार्टिसिपेशन उनका नहीं बन पा रहा है, मेंबरशिप नहीं हो पा रही है, उसके लिए आप क्या करते सर इसमें हमारे पास में एक तो जो फीडबैक है वो ये है कि बहुत सारे हमारे एडवोकेट साथी जो हैं वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है। भी किसी को मतलब इंटरनेट से या फ़ोन से या लैपटॉप से वो सब चीज़ें इतने फ्रेंडली ना होने की वजह से वो अपना उस टाइम पे जो भी एनरोल्ड करना था वो नहीं कर पाए। और एक इसमें इशू उन लोगों का भी है जो कि काफ़ी सारे एडवोकेट्स जो एनसीआर से बिलोंग करते हैं, जो एनसीआर में रहते हैं लेकिन प्रैक्टिस दिल्ली में करते हैं, तो उन लोगों को भी एक तरह से उसमें रजिस्टर्ड करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। मेरा इसमें ये कहना है कि भाई दिल्ली सरकार इस लिंक को दोबारा से ऑन करे और जो लोग रह गए हैं और जो एनसीआर में भी जो रहने वाले हैं उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दे के रजिस्ट्रेशन करने का उनको मौका नहीं, मिले। दो मुद्दे हैं। एक तो है कि एनसीआर के एडवोकेट्स को, एक जो यहाँ ही हैं यस, उनको भी रह गए हैं, कुछ लोग किसी यस, भी वजह यस, से रह यस, गए। यस। तो मेरा मानना ये है कि अगर उसको ओपन ही रखा जाए, जो भी यहाँ बीसीडी का मेंबर है वो उसमें अपना जब चाहे जब कर दे। बिल्कुल। तो ये क्या लगता, क्यों नहीं हो पा रहा है, कहाँ रुका हुआ है ये? कहीं कहीं ना कहीं जो अभी तक गवर्नमेंट के पार्ट पे या बार काउंसिल ने जो भी पूरा सेटअप इसमें डिसाइड करना था उसमें कुछ ना कुछ खामियां हैं। उम्मीद है कि शायद वो टाइम टू टाइम चीज़ें इम्प्रूव होंगी, लेकिन कम से कम जो लोग पहले रजिस्टर्ड नहीं कर पाए, एटलीस्ट जो दिल्ली में रहने वाले हैं, दिल्ली में वकालत करने वाले हैं, जिनके ऊपर एनसीआर वाली भी जो कंडीशन अप्लाई नहीं करती है, तो उनको तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी और देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ उसको खोल ही दें, यस, उसको परमानेंट ओपन खोल देना रखें। चाहिए। जब कोई बीसीडी का ऑलमोस्ट सपोज आज कोई रजिस्ट्रेशन कराता है, ऑटोमेटिकली वो यस वहां भी सर, रजिस्टर्ड बार हो। काउंसिल के डाटा के अकॉर्डिंग अभी तक दिल्ली के अंदर अराउंड 50,000 एडवोकेट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, तो उनमें से सिर्फ 23,000 एडवोकेट ही उसमें रजिस्टर्ड कर पाए हैं। बाकी एडवोकेट्स को भी वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और इस पे कोई डेडलाइन नहीं रहनी चाहिए कि भाई कब से कब रजिस्टर्ड हो कब ना हो। तो कई बार ऐसे भी होते हैं जो फ्रेश लॉयर्स भी हैं, उनके भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन हो, एनरोलमेंट हो, तो उनको भी वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको भी वो ऑटोमेटिक होना फैसिलिटी चाहिए, ऑटोमेटिक होना ऑटोमेटिक। चाहिए। ठीक यस। है। एक मुद्दा शर्मा जी मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूंगा
इस कोविड-19 के चलते चैम्बर्स बंद रहे वकीलों के, और प्रैक्टिस बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुई है। और जो यंग जनरेशन के जो लोग हैं, जो हमारे यंगस्टर्स एडवोकेट हैं, उनको तो बिल्कुल ही स्टार्विंग के स्टेज पे वो लोग आ गए हैं। लेकिन ऐसी कोई पॉलिसी नहीं आई कि इस ड्यूरिंग दिस पीरियड, लगभग 1 साल का जो पीरियड हो गया ये, कि इसमें जो चैम्बर्स हैं उनकी मेंटेनेंस या उनका जो रेंट है वो माफ़ कर दिया जाए, उसको वेव ऑफ किया जाए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर इसके बारे में सबसे पहले इनिशिएटिव मैंने ही लिया है। उसके लिए हाई कोर्ट को भी मैंने लेटर लिखा है और चेयरमैन अलॉटमेंट कमेटी डिस्ट्रिक्ट जज को भी मैंने लेटर लिखा है। ये खासकर जैसे रोहिणी, द्वारका, साकेत और कड़कड़डूमा, यहाँ पे जो चैम्बर्स हैं उन पे उनको लॉयर्स को चैम्बर का रेंट पे करना पड़ता है। अब क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल के करीब जो है कोर्ट बंद रही है, बंद रहने के दौरान कोई काम किया नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशन, काफ़ी सारे लॉयर्स हैं हाँ, जो नहीं तो कुछ क्राइसिस फेस कर रिस्पॉन्स रहे हैं। आपको मिला? कोई किसी ने कुछ जवाब दिया आपके उसके रिप्रेजेंटेशन उसके का? उसके बाद अभी तक कोई रिस्पॉन्स तो नहीं आया है, बट ये ज़रूर है कि मेरे लेटर लिखने के बाद में फिर मेरे को पता चला कि उस पर रोहिणी बार की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेशन गया है, लेकिन वो मेरे रिप्रेजेंटेशन के बाद में गया है। तो उम्मीद है मेरे को कि नहीं, मैं चलिए, वो उसको, तो मैं अच्छा अपने लेवल हुआ पे भी आपने मैं उसको परस्यू कर रहा हूँ। इनिशिएशन कर दिया। यस। लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूँ, क्या कोई रिस्पॉन्स पॉजिटिव या किसी तरह का कुछ आया उसका? देखो सर, जैसे लेटर जाने के बाद में वो जो भी कंसर्न बीएमसी की मीटिंग है या हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे अगर उसको डिस्कस किया जाएगा तो ऐसा ज़रूर होगा कि उस पर ऐसा नहीं हो सकता कि उस पर कोई डिस्कशन ही नहीं होगा या हमारे से पूछा ही नहीं जाएगा। तो डेफिनेट कॉल आएगी, हाई कोर्ट से आए, चेयरमैन अलॉटमेंट कमेटी की तरफ से आए, किसी की तरफ से भी आएगी, तो इस मुद्दे को अच्छे तरीके से हम रेज करेंगे। और ये मेरा प्रॉमिस है कि कम से कम 1 साल का रेंट जो है वो पूरा वेव करवा करवा के रहेंगे। शर्मा जी, इस तरह के प्रोमिसेस इलेक्शन लड़ने से पहले बहुत लोग करते हैं, और मैंने सुना है आप भी जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे कंटेस्ट करने वाले हैं। तो एक बहुत अहम मुद्दा में आ रहा हूँ। अभी कोविड-19 चल ही रहा था कि बीसीआई और बीसीडी दोनों ने ही अपने रजिस्ट्रेशन फीस को बेताशा उसमें इंक्रीज किया उसको, और लगभग 40-50% इंक्रीज एकदम कर दिया। कोई वजह ऐसी नज़र मुझे तो नहीं आती, और आम एडवोकेट को भी नज़र नहीं आ रही कि किस वजह से वो इतना हैवी इंक्रीज किया है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर मैं वैसे तो पहले क्लैरिफाई कर दूं आपको कि मैं कभी ऐसे प्रॉमिस नहीं करता जो मैं फुलफिल ना कर सकता हूं, क्योंकि मेरे से कई सारे मेरे क्लोज फ्रेंड भी जो हैं वो इस बात को लेके मेरे से नाराज़ हो जाते हैं कि मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, और ख़ासकर इश्यूज़ को लेके, वेलफेयर इश्यूज़ को लेके। तो मैं इस पे भी मेरा ये कहना है कि जो एकदम से जो 50% फीस हाइक हुआ है, ये इतना फीस हाइक नहीं होना चाहिए था। ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि भी एकदम से कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई है कि आपको फीस हाइक करने की नहीं, जरूरत पड़े। इतना या होना ही नहीं चाहिए था। इतना मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था फीस हाइक। कम से कम इस कोविड-19 यस, के जो यस। मार झेलते हुए ऐसी वकीलों के ऐसी ऊपर, या जो सिचुएशन नए बच्चे आ रहे में हैं, ऐसी सिचुएशन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पुअर फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, वो जैसे तैसे करके लॉ पास आउट करके आए हैं। आते ही उनके ऊपर ये इतनी बड़ी फाइनेंशियल बर्डन डालना मैं बिल्कुल ठीक नहीं समझता हूँ। एक इसको बार काउंसिल को इमीडिएट रोल बैक करना चाहिए। इसके बारे में आप कुछ लिखने वाले हैं, कोई यस, रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल देने वाले बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल इस मामले पे भी एक मैं, दुर्भाग्य नहीं है कि किसी भी लीडर ने जो पोस्ट पर बैठा है, चाहे किसी एसोसिएशन में बैठे हैं, चाहे वो बीसीडी के ही बैठे हैं, चाहे बीसीआई में बैठे हैं, किसी ने इसको अपोज नहीं किया? सर मैं किसी दूसरे पे तो कमेंट नहीं करूंगा, बट मैं जितना ऑब्जर्व करता हूँ, मैं काफ़ी सारे अपने लोगों से डिस्कस भी करता हूँ, फ्रेंड सर्कल में भी, वैसे भी जनरल लॉयर के साथ भी जब भी डिस्कशन होता है, तो मैं जो देखता हूँ बार के अंदर कुछ हेल्दियर डिस्कशन हमें करने चाहिए। उन पे हम डिस्कस ना करके हम ब्लेम गेम करने पे लगे रहते हैं, तो मैं ब्लेम गेमिंग में मेरा विश्वास नहीं है। तो मेरा सीधा सीधा सा मानना ये है कि भाई मैं इसके ऊपर इनिशिएटिव ज़रूर लूँगा, और मेरे को उम्मीद है कि बार काउंसिल में सब लोग अच्छे लोग बैठे हुए हैं, समझदार लोग बैठे हुए हैं, वो इस पे ज़रूर सोचेंगे और कोई ना कोई नहीं, अच्छा डिसीजन। समझदार हैं तभी तो इंक्रीज किया है उन्होंने। नहीं, हो सकता है उन्होंने कुछ उस वक्त पे क्या क्या पता क्या रीज़न रहे होंगे, बट अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम बताएंगे उनको कि भाई ये सिचुएशन है, फ्रेश लॉयर्स हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहे नहीं, हैं, ये तो फैमिलीज भी उनको भी फेस कर मालूम रही है, हैं। जो हमें और आपको मालूम है, ये तो उनको भी मालूम है। इसके नहीं बावजूद सर, इस तरह बिल्कुल 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 इतना मैं इंक्रीज बिल्कुल किया। मैं एग्री करता हूँ। मतलब ये बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होना चाहिए था। इसको रोल बैक करने के लिए मैं डेफिनेट रिक्वेस्ट करूंगा सर बार काउंसिल से। तो ये थे सत्यनारायण शर्मा जी। आपने सुना इनको, बिल्कुल दो टूक बेबाक बात और बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट कि ये इसका विरोध करेंगे। और मैं शर्मा जी एक और जानना चाहता हूँ, आप
टाइम टू टाइम बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशंस को देते रहते हैं। अभी आपने कुछ और रिप्रेजेंटेशन भी दिए हैं कुछ इस तरह के? यस सर। एक तो रिप्रेजेंटेशन फिजिकल कोर्ट जो है वो ओपन करने के लिए भी मैंने चीफ जस्टिस को दे रखा है, और इनफैक्ट मैंने हाई कोर्ट में एक पीआईएल भी फाइल की थी, जिसको इवन चीफ जस्टिस साहब ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया था। वो पीआईएल हमने फाइल की थी कि इवन दिल्ली में, कि भाई नेशनल कैपिटल है और हमारे यहाँ पे भी आज जैसे वर्चुअल कोर्ट चल रही है, तो फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो हमने एक पीआईएल फाइल की थी इस बात को लेके कि भाई फाइबर लाइन हर जितने भी कोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं उनमें बिछाई जाए। तो उसमें कुछ कन्फ्यूज़न इस बात को लेके थे कि भाई हु विल बियर द एक्सपेंसेस। तो हमारा कहना ये है कि भाई जब अगर फाइबर लाइन आएगी, हम कनेक्टिविटी लेंगे, कनेक्शन लेंगे, यूज़ करेंगे, तो हम उसके लिए पे भी करेंगे। लेकिन इसको रिट पिटीशन को सिर्फ इतनी सी डायरेक्शन दे के डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था कि भाई आप कंसर्न अथॉरिटीज़ को पहले एक रिप्रेजेंटेशन दें, देयर आफ्टर विल कंसिडर इट। और इसमें सर मेरा ये कहना है कि कोर्ट इसमें एक डबल स्टैंडर्ड जो ओपिनियन है वो रख रही है। एक तरफ कोर्ट वर्चुअल चलाना चाह रही है, दूसरी तरफ फिजिकल खोल नहीं रहे हैं, और वर्चुअल चलाने के लिए जो हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। इंटरनेट वगैरह, कम से कम जब तक हमारे पास इंटरनेट प्रॉपर नहीं होगा तो हम वर्चुअल कोर्ट कैसे करेंगे। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, इधर से लॉयर कुछ बोलता है, जज साहब सुनते नहीं है, उधर से रोल करता रहता है कर्सर जो है इंटरनेट का। वहाँ से भी कई बार ऐसे होता है कि जज साहब कुछ पूछ रहे हैं और हम इधर से रिप्लाई नहीं कर पाते। कई दिन पहले मैं हाईकोर्ट में ही देख रहा था, क्वेश्चन के टाइम पे नेचुरली इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उम्मीद करते हैं शर्मा जी आप इसी तरह से एडवोकेट्स की जो प्रॉब्लम है शर्मा जी उठाते रहेंगे, रिप्रेजेंटेशंस देते रहेंगे, आवाज़ को हाई कोर्ट तक और डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज़ तक पहुंचाते रहेंगे। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूंगा, फिर एक नए मुद्दे पे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।